भारत और चाइना का बीच में एक छोटा सा देश नेपाल, उसका पॉपुलेशन 3 करोड़, उसमें लगभग 1.2 करोड़ लोग युवा लोग। वही युवा लोग कौन दिन भर इंस्टाग्राम में रील्स देखता है, सोशल मीडिया में मीम्स बनाकर पूरा दिन टाइम पास करने वाला जनरेशन। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं वही जनरेशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करेगा बोल के, नेपाल की सरकार को गिरा देगा बोल के और पार्लियामेंट को आंख लगा देगा बोल के, पॉलिटिशियंस को नेपाल से भगा देगा बोल के। लेकिन इधर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, क्यों नेपाल की युवा इतना बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ा? क्या ये सब सोशल मीडिया का बैन का वजह से हुआ? लेकिन सालों का नेपाली युवा का गुस्सा अचानक से बाहर आया। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल का रेवोल्यूशन से हमारा भारत का युवा क्या सीखना चाहिए? साल 2008 नेपाल एक मोनार्की सिस्टम पे चल रहा था, मतलब पूरा देश को एक राजा चलाएगा। वो राजा का नाम ज्ञानेंद्र शाह। एक बहुत बड़ा सिविल वार के बाद नेपाल में किंग्स को हटाकर एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना गया था। मतलब अब देश को चलाने वाले लीडर इलेक्शन से चुनाया जाता है। डेमोक्रेसी आने के बाद नेपाल लोगों को लगा था अब देश डेवलपमेंट होगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले राजा देश को लूट रहा था, बाद में नेता ने देश को लूटना शुरू करा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल 2015 की अर्थक्वेक। 2015 में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था। इसमें 9,000 लोगों ने मर गया, 22,000 के ज्यादा लोग घायल हुआ और 6 लाख के ज्यादा घर गिर गया। वो अर्थक्वेक नेपाल को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया। उस अर्थक्वेक डैमेज के लिए इंडिया, चाइना, यूएस, यूके जैसा बड़ा देशों ने नेपाल को डोनेशन दिया था। लेकिन उस फंड में ज्यादातर पैसा करप्शन और पॉलिटिक्स में अटक गया था। जो पैसा लोगों को बचाने के लिए आया था, उसी को कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस मिसयूज कर दिया। उसका बाद लोगों का सामने आया कोऑपरेटिव स्कैम। वो पूरा देश को हिला दिया। कोऑपरेटिव मतलब एक चिट फंड की जैसा। नेपाल का पॉलिटिशियंस ने नेपाल का लोगों को प्रमोट किया था कोऑपरेटिव फंड्स में पैसे डालने के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा बोल के। पॉलिटिशियंस का ऊपर भरोसा करके नेपाली लोग उन लोगों का जिंदगी की कमाई इन्वेस्ट किया था। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोऑपरेटिव्स ने पॉलिटिशियंस की सपोर्ट लेकर पब्लिक डिपॉजिट्स को मिसयूज किया। कोऑपरेटिव जैसा बड़े कंपनीज 6 बिलियन रुपीस के ज्यादा पैसा डुबा दिया। उसका वजह से थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज का लाइफ सेविंग्स खत्म हो गई। लेकिन जब पैसा डूबा था, कोई नेता आया ही नहीं मदद के लिए, सिर्फ साइलेंस मिला। बाद में पॉलिटिशियंस की करप्शन की वजह से स्कैम्स बढ़ते लगा। Scams like fake VAT bill scam in 2017, Oil Corporation scandal in 2020, Bhutanese refugee scam in 2023, Patanjali land scam in 2025। लेकिन ये सब स्कैम्स एक ही तरफ। दूसरा तरफ नेपाल में नेपोटिज्म भी बढ़ने लगा। नेपोटिज्म का मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को पावर और पोजीशन देना बिना टैलेंट देख के। मतलब नौकरीज और अपॉर्चुनिटीज मेरिट का बेसिस नहीं मिलते हैं, सर नेम का बेसिस मिलता है। और फ्रस्ट्रेशन इतने बढ़ गया, नेपाल का युवा ने रशियन आर्मी में ज्वाइन होने लगा, क्योंकि रशियन आर्मी महीनों में $4,000 का सैलरी देगा। लेकिन असली में उसमें से बहुत सारा युवा उस जंग में अपनी जान गंवाया। इन सब इंसिडेंट्स का वजह से नेपाल युवा लोगों का गुस्सा सरकार का खिलाफ बढ़ते गया। लेकिन 4 सितंबर 2025 में पहले बार वो गुस्सा बाहर आया। 4 सितंबर 2025 नेपाल की गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को बोला, नेपाल में सोशल मीडिया चलाने के लिए हर एक कंपनी उन लोगों का एक ऑफिस नेपाल में खोलना पड़ेगा बोल के। जनरली ऐसा रूल्स गवर्नमेंट्स इसलिए बनाता है सोशल मीडिया साइट्स का ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। लेट्स से हमारा भारत में एक प्रोटेस्ट चल रहा, उस प्रोटेस्ट का बारे में लोगों तक न्यूज पहुंचने के लिए 2 ऑप्शंस है, एक टीवी न्यूज, दूसरा सोशल मीडिया। टीवी चैनल्स को गवर्नमेंट ऑलरेडी कंट्रोल करता है, इसलिए टीवी चैनल्स इसका बारे में ज्यादा नहीं बात करेगा। लेकिन सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोल सकता। सोशल मीडिया को पूरा तरफ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का पास इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है सोशल मीडिया कंपनीज अपने देश में एक ऑफिस खोलने का। ऐसा होने पर गवर्नमेंट उस सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर
प्रेशर डालकर उस पोस्ट को डिलीट कर सकता है। उसलिए नेपाली गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को कंपनी खोलने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स इस ऑर्डर को इग्नोर किया था। इसी रीजन का वजह से नेपाल में सोशल मीडिया बैन हो गया, लेकिन लोगों को लगा गवर्नमेंट उन लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। इसका वजह से नेपाल का कैपिटल काठमांडू में युवा लोग पीसफुली प्रोटेस्ट शुरू किया। हजारों स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का बाहर खड़ा हुआ, हाथ में फ्लैग्स पकड़कर बोलने लगा स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। लेकिन जब प्रोटेस्टर्स बढ़ने लगा, पुलिस ने बैरियर्स लगाया, वाटर कैनन्स चलाया, लेकिन ये सब प्रोटेस्टर्स को तोड़ नहीं पाया। उसका बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर करा। इस फायर में 19 लोगों ने मारा गया था, 300 से ज्यादा लोग इंजूर हुआ था और इस इंसिडेंट की बाद प्रोटेस्ट और भयंकर रूप में बदल गया। नेपाल का युवा में पार्लियामेंट का गेट्स तोड़कर अंदर घुसकर पार्लियामेंट को आग लगा दिया, रूलिंग पार्टी का ऑफिसर्स को तबाह कर लिया। सिचुएशन इतना खराब हुआ, उधर का प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली अपनी रिजिग्नेशन देकर दुबई भागना पड़ा। उसका बाद में भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने भगाकर मारा था। नेपाल का एक्स प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था। उसका वजह से एक्स प्राइम मिनिस्टर वाइफ का मौत हुआ। सिचुएशन इतना भयंकर हुआ था, गवर्नमेंट को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा। उसके बाद दुनिया में पहले बार डिस्कॉर्ड में इलेक्शंस कंडक्ट किया। डिस्कॉर्ड एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। उस डिजिटल इलेक्शन में नेपाल युवा एक सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुशीला कार्की को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में चुनाया। ऐसा नेपाल युवा का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। लेकिन इधर बहुत बड़ा सवाल ये है, नेपाल युवा को देख के भारत का युवा क्या सीखना चाहिए। भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ा युवा पॉपुलेशन लगभग 371 मिलियन लोग। ये एक संख्या नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की ताकत। लेकिन जब एसएससी पेपर लीक हुआ तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करेगा, बाकी लोग चुप रहता है। नीट हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, हर एग्जाम में डिलेस, स्कैम्स, अनफेयरनेस सब होता है भारत में भी। लेकिन उनका बारे में गवर्नमेंट का साथ लड़ाई करने के लिए बहुत कम लोग आएगा। मतलब देश का युवा में यूनिटी नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है, भारत की युवा डिवाइडेड है। कास्ट का नाम पर, रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर। हम हमारा बेकारी डिबेट्स को बंद करना चाहिए। डिबेट्स लाइक साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी, कास्ट वर्सेस कास्ट जैसा, ये सब हमको डिवाइड करता है और डिवाइडेड यूथ कभी भी सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता। हम हमारा पॉलिटिशियंस को जस्ट वोट देकर छोड़ना नहीं चाहिए। हम उन लोगों को सवाल पूछना सीखना है। That's what I think. What do you guys think? Let me know in the comment section. Thanks for watching.